बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का दूसरा लेक्चर्स है। कल मैंने बताया था कि हम पेपर पैटर्न की स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब आप पहला पेज देखिएगा। हम सबसे पहले इसकी स्कीम की बात करने लगे हैं। याद रखिएगा, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के हवाले से होता है। चूँकि टोटल जो है 7 चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसके जो नीचे लिखे हुए हैं, यानी इसका मतलब ये है कि चैप्टर 1 में 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से 4 एमसीक्यूज़ आएंगे और 3 से 4 आएंगे। इसी तरीके से तरतीब वाइज आगे लिखे हुए हैं। ये टोटल 20 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ का, वो 20 एमसीक्यूज़ आते हैं। तो रिस्पेक्टिवली चैप्टर्स वाइज उसके साथ साथ एमसीक्यूज़ दे रखे हैं, जो भी जितने भी आने हैं। इसके बाद सेक्शन फर्स्ट आता है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन की बातें की जाती हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 होता है। इसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल हमारे पास 12 बन जाएंगे, 12। उनमें से टोटल हमें 8 करने होते हैं। और इसी के से क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, ये 2 चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 3 से टोटल जो है 7 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर नंबर 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप देखें, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, दोनों जो है ऐसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसमें चैप्टर नंबर 4 से 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जबकि चैप्टर नंबर 3 से 7 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा था। चैप्टर नंबर 3 से 7 शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि चैप्टर नंबर 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल बन जाएंगे 12 में से 8 करने होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो रिमेनिंग 3 हमारे पास हैं। चैप्टर नंबर 5 है, 6 है, 7 है। तो चैप्टर नंबर 5 में जस्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जबकि चैप्टर नंबर 6 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और आखिरी चैप्टर 7 है, इसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी के से टोटल जो है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 13 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। उनमें से स्टूडेंट ने 9 करने होते हैं। तो इस तरीके से ये टोटल 25 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। 2 जो है मार्क्स इसके एक शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं और इस तरीके से 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन सेक्शन नंबर 1 में ये पाए जाते हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल हमें 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, हमारे पास 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से 3 करने होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। और हर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दे होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट भी 5 मार्क्स का और बी पार्ट भी 5 मार्क्स का हुआ करता है। तो चैप्टर नंबर सबसे पहला जो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 1 दे रखा है, चैप्टर नंबर 2 दे रखा है। यानी इसका मतलब यह है चैप्टर नंबर 1 से ए पार्ट, एक पार्ट चैप्टर नंबर 1 से आएगा और एक पार्ट चैप्टर नंबर 2 से आएगा। इन दोनों से क्वेश्चन नंबर 5वां मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए याद रखिएगा, जस्ट एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.4 तक ये शामिल है। इन तमाम एक्सरसाइज में से ए पार्ट आएगा और बी पार्ट जो होगा 4.1 से लेकर 4.3 तक। इसमें टोटल 5 एक्सरसाइज हैं। ये 3 एक्सरसाइज में से ये बी पार्ट आता है और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो एक्सरसाइज 3.5 से लेकर आखिरी एक्सरसाइज 3.8 तक और चैप्टर नंबर 5 जो है ये मुकम्मल होगा। इसमें से बी पार्ट आएगा। इस तरीके से ए पार्ट और बी पार्ट ये क्वेश्चन नंबर 7 मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 8वें को देखिएगा, इसमें एक्सरसाइज 4.4 से लेकर जस्ट 4.5 तक है, 2 एक्सरसाइज हैं। और 6.1 से लेकर 6.3 तक, 6.1, 6.2, 6.3, इन 3 एक्सरसाइज इसमें से बी पार्ट आएगा। 4.4, 4.5 से ए पार्ट आएगा और इसी के से लॉन्ग क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां मुकम्मल हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन, वो 6.4 से लेकर आखिरी एक्सरसाइज 6.9 तक, उसमें से ए पार्ट आता है। और चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट है, इसमें से बी पार्ट आता है। तो इस तरीके से ये टोटल जो है
टोटल 5 क्वेश्चन बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में, और इसमें से जस्ट आप लोगों ने 3 करने होंगे, यानी 10 मार्क्स के होते हैं, 30 मार्क्स के ये बन जाएंगे, और 50 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे 80, और 20 मार्क्स जो है वो बन जाएंगे आपके एमसीक्यूज़ के। इस तरीके से 100 मार्क्स ये कंप्लीट हो जाते हैं। ये तो है स्कीम। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज मैं बुक पे ही बात कर रहा हूँ। हमारे पास सेकेंड ईयर की जो बुक है उसका, अगर आपके पास बुक मौजूद है तो ये इसमें जो मैंने भेजा है व्हाट्सअप, इसमें जो दूसरा पेज है बुक का पेज नंबर 5 है, और ये आप दूसरे पेज पे आइएगा। तो कल हमने बातें की थी फंक्शन के बारे में, आज हमने उसकी टाइप्स के बारे में बात करनी थी। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास इसकी जो टाइप्स जो लाई करती हैं, सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शंस है। इसमें मज़ीद टाइप्स इसमें जो है ना काइंड्स पाई जाती हैं। सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे, यानी फंक्शन हमारे पास की टाइप्स अलजेब्रिक फंक्शन है। अगर हम देखें अगले पेज पे, अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। ये हमारे फंक्शंस की टाइप्स कहलाती हैं। इसकी जो पहली टाइप है अलजेब्रिक फंक्शन, इसमें मज़ीद जो है वो इसकी हमें टाइप्स बना के दे रखी हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन की जो फर्दर जो टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले हमें दे रखी है पोलिनोमियल फंक्शन दे रखा है। तो पोलिनोमियल फंक्शन इसमें अलजेब्रिक फंक्शन की ये पहली हमारे पास टाइप है। इसमें हमें कहा जा रहा है कि पोलिनोमियल फंक्शन को आप पी ऑफ एक्स लिख लें या एफ ऑफ एक्स लिख लें, कल भी याद होगा। इसको पी से, एफ से, जी से, ऐसे किसी से भी नोट कर सकते हैं। इसकी जो एक्सप्रेशन है वो लिखी हुई इक्वेशन में कि ए एन एस की पावर एन प्लस ए एन नेगेटिव वन एक्स रेज टू पावर एन नेगेटिव वन एंड टू सो ऑन, और सेकंड लास्ट टर्म है ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ये हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन हमारे पास इक्वेशन कहलाती है। इसमें जो ख़ास बात है कि इसमें जो पावर है, जो डिग्री है, वो हमेशा नॉन नेगेटिव हुआ करती है। और हाँ, अलबत्ता ए एन नेगेटिव वन इसके कोफिशिएंट कहलाते हैं। और इसमें जो स्पेशली तौर पर जो पहला कोफिशिएंट है जिसे ए एन कहते हैं, इसे हम लीडिंग कोफिशिएंट हम इसका नाम देते हैं। तो इसमें ख़ास बात, इसमें एग्जांपल में देखिएगा हमारे पास ये हमारे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x की 4 नेगेटिव 3x3 प्लस 2x नेगेटिव 1, ये एक एग्जांपल है। अगर हम इसके लीडिंग कोफिशिएंट देखें तो 2 है, और इसकी अगर हम डिग्री देखें जो कि n हमारे पास वो 4 है, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है। और इसमें गौर से देख सकते हैं कि कोई भी पावर जो है वो कोई भी नेगेटिव में नहीं है, बल्कि सारी की सारी पावर जो है पॉजिटिव में है, यानी नॉन नेगेटिव है। इसलिए इसको कहते हैं पोलिनोमियल फंक्शन का नाम दे रहे हैं। इसकी डिग्री 4 है, और इसके जो लीडिंग कोफिशिएंट है, जो पहला कोफिशिएंट है, इसे हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, जो कि 2 है। अगली बात आती है हमारे पास लीनियर फंक्शंस है। लीनियर फंक्शन में हमें कहा जा रहा है कि ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री है, जो पावर है, अगर 1 दे रखी है तो उसे हम लीनियर का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, इसमें एस की पावर जो है मैक्सिमम वो 1 है, इसलिए इसे लीनियर फंक्शन कहते हैं। साथ ही दूसरी एग्जांपल दे रखी हैं। और अब हम बात करने लगे हैं आइडेंटिटी फंक्शन की। इसकी जो तीसरी इसकी जो हमारे पास है अलजेब्रिक की जो तीसरी काइंड्स है वो आइडेंटिटी फंक्शंस है। आइडेंटिटी फंक्शंस हमारे पास क्या है? फॉर एनी सेट एक्स आ फंक्शन आई साइज दैट एक्स टेंस टू एक्स ऑफ द फॉर्म आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। यानी मतलब ये है कि अगर हम डोमेन हमारे पास 2 है तो रेंज भी 2 आता है, अगर हम डोमेन 3 है तो रेंज भी 3 आता है, अगर डोमेन 4 है तो रेंज भी हमारे पास 4 आता है। जो डोमेन है वही रेंज है, यानी आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। हम हमारे पास डोमेन और रेंज दोनों सेम हो, ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी हम फंक्शन का नाम देते हैं। अगर हमारे पास डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है तो उसका आपके पास जो रेंज आएगा वो भी हमारे पास
सेट ऑफ रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। यानी अगर आपके पास -1 पुट करवा रहे हैं तो आंसर भी -1 आ रहा है, -3 पुट करवा रहे हैं तो -3 आ रहा है, +5 पुट करवा रहे हैं तो +5 आ रहा है। जो डोमेन है वही हमारा रेंज है। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की। कांस्टेंट फंक्शन को हम मोस्टली कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। लिखा हुआ है सी सच दैट x टेंस टू y, और इसको हम पढ़ेंगे सी ऑफ x इज इक्वल टू ए हमारा कांस्टेंट है जो कि फिक्स भी कहलाता है। और इसका मतलब ये है कि अगर हम सी ऑफ x एस की जगह पे 2 पुट करवाएं, अगर कांस्टेंट 5 है तो 5 रहेगा, अगर हम 3 पुट करवाते हैं फिर भी 5 रहेगा, अगर हम 7 पुट कराते हैं तब भी 5 रहेगा। जो भी डोमेन देंगे वो नंबर हमारा अगर फिक्स है तो इसी को हम कांस्टेंट फंक्शन का हम नाम देंगे। नीचे एग्जांपल दे रखी है पेज के आखिर में, सी ऑफ x इज इक्वल टू 2। एस की कोई भी वैल्यू पुट करवाएंगे इसमें, उसका आंसर 2 ही अगर रहे तो ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन का हम नाम देंगे। अगले पेज पे हम चलते हैं। पेज नंबर हमारे पास 6 है रेशनल फंक्शन, जो आप लोग जानते हैं कि आपके पास ऐसा फंक्शन जो फ्रैक्शन में लिखा हो पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, इसमें पी ऑफ एक्स भी और क्यू एक्स दोनों के दोनों हमारे पास क्या है आर पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन हो यानी कि आपके पास उनकी डिग्री जो है वो पॉजिटिव में हो और डिनोमिनेटर में स्पेशली बात कि वो ज़ीरो ना हो। ऐसे फंक्शन को हम रैशनल फंक्शन का नाम देते हैं। तो इसका जो डोमेन हमारे पास, डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन आर ऑफ एक्स इज़ अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी आप जो है डोमेन कोई भी वैल्यू आप पुट करवा सकते हैं एस की जगह पर, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। बस ये हमें यह ख्याल करना है कि ऐसी वैल्यू ना पुट करवाएं एस की जगह पर जिससे डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़ीरो आ जाए। तो ये तो थी हमारे पास इसकी अलजेब्रिक फंक्शन की हमारे पास काइंड्स थी। उसकी फर्दर टाइप्स हमें दे रखी थी, उसमें पोलिनोमियल फंक्शन, लीनियर, आइडेंटिटी, कांस्टेंट और रेशनल फंक्शन की बातें हमने की हैं। अब हम बात करेंगे इसकी दूसरी टाइप्स ऑफ फंक्शन की। सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन थी, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन आता है, काज आता है, ये 6 रेशो लाई करती है। तो हमें साथ साथ हमें डोमेन भी बताया गया है और साथ साथ हमें रेंज भी बताया गया है। हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर हमारे पास 9, 10 ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी जो भी चैप्टर थे उसमें आप लोगों ने डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किया होगा कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी x की वैल्यू जो आपने पुट करवानी है उसे डोमेन कहते हैं। वो आप सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू हम उसमें पुट करवा सकते हैं। जो भी वैल्यू पुट करवाएंगे उसका आंसर मैक्सिमम रेंज 1 आएगा या -1 आएगा या इसके दरमियान में कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो ये इसे रेंज कहते हैं। और इसी से काज का डोमेन और इसकी जो रेंज, साइन और काज दोनों ऐसे फंक्शन हैं जिसकी डोमेन और रेंज दोनों की सेम है। अब हम तीसरे फंक्शन tan s की अगर हम बात करते हैं तो tan चूँकि हमारे पास हम लिख सकते हैं साइन ओवर काज, और काज हमारे पास x की ऐसी वैल्यू हमने नहीं पुट करवानी जिससे डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए। तो इसलिए हमें लिखा हुआ है x नॉट बिलोंग टू 2n+1 π/2, यानी ये वो एंगल है, आपको याद होगा ये वो एंगल है जो y एक्सिस के अलोंग बिलोंग करता है। तो हमने tan को लिख सकते हैं चूँकि साइन ओवर काज, तो हमने काज x की जगह पर ये एंगल हमने नहीं देना होता है, इसलिए हमें डोमेन के बारे में यहाँ बताया हुआ है। और रेंज हमारे पास लिखा हुआ है कैपिटल R। कल बताया था कि कैपिटल R को हम लिख सकते हैं रेशनल और इरेशनल का यूनियन, दूसरे लफ्ज़ों में नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, या जस्ट हम कैपिटल R का नाम लिख देते हैं। इसी से कार्ड के बारे में देखें, कार्ड भी हमारे पास काज ओवर साइन है। तो साइन चूँकि एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास उसके जो एंगल है वो n पाई कहलाता है,
तो आपको याद होगा साइन एक्स के लॉन्ग 0 होता है, तो इसलिए हमें इसमें भी बताया गया है कि x की वैल्यू काट में n पाई नहीं पुट करानी, यही हमारा डोमेन है। बाकी हम सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू हम इसमें पुट करवा कर हम दे सकते हैं। और इसमें भी रेंज हमारे पास कैपिटल आर है, जो 10 की रेंज है वही हमारे पास कॉट की रेंज है। और सीकेंट चूँकि 1/cos होता है, और इसी तरीके से 10 चूँकि साइन ओवर काज होता है, तो जो डोमेन 10 का है वही डोमेन सीकेंट का है। क्यों? क्योंकि डोमेन चूँकि डिनोमिनेटर में 0 ना आए, तो ये वो एंगल है चूँकि सीकेंट होता है 1/cos। अगर काज में ये एंगल देते हैं वाई एक्सेस वाले, तो उससे आंसर 0 आ जाता है, इसलिए हमने ये एंगल नहीं देना है। तो हमें इसके डोमेन के बारे में दे रखा है। और रेंज आपको याद होगा, इसका रेंज आता है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। सीकेंट चूँकि काज का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हमें बताया जा रहा है कि y की वैल्यू आएगी 1 या 1 से ग्रेटर, और y की वैल्यू आएगी -1 और -1 से स्मॉलर। और इसी तरीके से कोसेकेंट की बात भी आपको समझ आ जाएगी। अब हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 13 में इनवर्स फंक्शन की बातें की थी। हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन y। अब y हमारे पास डोमेन बन गया है और x हमारे पास रेंज बन गया है, इसी को हम इनवर्स कहते हैं। अगर हमने दिए गए फंक्शन का डोमेन का रेंज बना दें, रेंज को डोमेन बना दें, इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। और उसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, या आपको याद होगा इसे हम आर्क साइन x भी कहते हैं, आर्क साइन x भी कहते हैं। तो आपके पास यहाँ पर चूँकि x इज इक्वल टू साइन y है, y का मतलब है डोमेन, कौन से एंगल दे सकते हैं वो आप -90 से लेकर +90 तक एंगल दे सकते हैं। और इसका आंसर जो आएगा वो क्या आ सकता है, -1 से लेकर 1 तक आ सकता है। सिमिलरली हम काज की इनवर्स की भी वही बात है, और टेन इनवर्स की बात भी जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया है, जस्ट हमने उसको इंटरचेंज कर देना है, डोमेन का रेंज बना देना है, रेंज का डोमेन बना देना है। और आपको याद होगा ये प्रिंसिपल ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स कहलाता है हमारे पास। तो उसका ये हमारे पास जो डोमेन हमारे पास है वो याद होगा -90 से लेकर +90 के दरमियान में एंगल, हम इसको कोई भी देख सकते हैं। और इसका आंसर जो आएगा वो -∞ से +∞ के दरमियान में कुछ भी आ सकता है। ये तो था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन की, इसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बच्चों इसको कहते हैं जिसमें पावर जो है वेरिएबल में दे रखी हो, उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर एज एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमें नीचे एग्जांपल दे रखी हैं, y इज इक्वल टू e⁻ax, y इज इक्वल टू ex, y इज इक्वल टू 2⁻x एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। अब हम लॉगरिथम फंक्शन, आपको छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि 2⁻³ को हम 8 कहते हैं, तो हम इसको लॉगरिथम में लिख सकते हैं log⁻2, और आपके पास 8 इज इक्वल टू 3 आपको याद होगा। और इसी तरीके से अगर हमें x इज इक्वल टू लिखा हुआ है a⁻y, तो हम इसको लॉगरिथम में कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास a⁻a हमारे पास बेस कहलाता है, y हमारे पास इसकी पावर कहलाती है। तो हम इसको लिखने का तरीका होता है y इज इक्वल टू a हमारे पास बेस बना देंगे, तो आपके पास log a x आ जाएगा। इसमें a हमारे पास ख़ास तौर पर वो पॉजिटिव में होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो आपके पास इसको कहते हैं लॉगरिथम फंक्शन का नाम देते हैं। अब हमें इसे याद रखना होगा, ये a की वैल्यू अगर हमारे पास 10 है तो इसे कॉमन कहते हैं लॉगरिथम। अगर a को हमने e लिखा हुआ है, a अगर हमने e लिख दिया है तो इसको कहते हैं हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू दे रखी है तो उसको हम जनरल लॉगरिथम कहते हैं। जैसे 2⁻³ है तो हमने इसको जनरल लॉगरिथम का नाम देते हैं।
तो ये है लॉगरिथम फंक्शन। अब हम बात करेंगे, हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसमें भी हमारे पास साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन है, और इसको जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। हम इसका ये प्रूफ है, हम इसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसका प्रूफ। साइन हाइपरबोलिक एक्स हम इसको लिख सकते हैं ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ओवर टू। इसका हाइपरबोलिक साइन फंक्शंस को कहते हैं। इसकी डोमेन भी दे रखी है, इसकी रेंज भी दे रखी है। इसी तरीके से कॉस के बारे में, इस तरीके से हमारे पास रिमेनिंग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शन में दे रखे हैं। इसे हमने ऑब्जेक्टिव के लिए इसे याद रखना होगा। और अब हम जो है इसके इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन वो भी हमें साथ इसे नीचे दे रखा है। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन इसको लॉगरिथम की रिलेशन में इसे प्रूव करके दिया हुआ है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, इसका जो प्रूफ है वो हायर क्लासेस में दे रखा है, लेकिन जस्ट आपने इसको अभी फार्मूला के तौर पर इसको आपने याद रखना है, समझना है, और साथ ही इसकी वैल्यू दे रखी हैं, यानी इसका डोमेन क्या है। मिसाल के तौर पर काज हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स आगे लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी आप देखिएगा राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1, यानी स्क्वायर रूट के अंदर कल बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव के वैल्यू नहीं आना चाहिए, जो कि लॉग जो है वो नेगेटिव पे अप्लाई नहीं होता। इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि एस की वैल्यू जो है 1 और 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, ताकि उस लॉग उस पर हम अप्लाई कर सकें। साथ ही हमें एंड्स दे रखे हैं तमाम इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में। इसमें हमें रीज़न दे रखी है, वजह दे रखी है कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। तो आपने इसको ऑब्जेक्टिव के लिए आपने पक्का इसे याद रखना है। तो हम आखिरी पेज पे हैं, आज का हमारा आखिरी पेज है। आज का टॉपिक ये है हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन बच्चों कि ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज वेरिएबल को हम एक्सप्रेस कर सकें डोमेन वेरिएबल में, यानी इसका मतलब ये है कि y को हम अलग लिख सकें फंक्शन की फॉर्म में, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x नेगेटिव 1। अगर हम अपने रेंज को अलग से लिख सकें, इफ़ लिखा हुआ स्टेटमेंट दे रखी है, इफ़ y इज़ ईज़िली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी हम उसको s की फॉर्म में लिख सकते हैं, देन उसको y को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन का नाम दे देते हैं। एग्जांपल दे रखी है, आगे है इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन का कैसे फ़र्क का मतलब कैसे समझ आएगी अगर आप इम्प्लिसिट को देखेंगे। इम्प्लिसिट में आप पहली एग्जांपल देखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसमें गौर कीजिएगा कि हम y की वैल्यू को अलग नहीं लिख सकते, हम y की वैल्यू को अलग नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट, यानी इसमें y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x आपके पास डोमेन वेरिएबल में, इसलिए इसे हम इम्प्लिसिट कहते हैं। और एक्सप्लिसिट को दोबारा फिर समझिएगा, हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जबकि हम इम्प्लिसिट को लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास फंक्शन x और y यानी आपके पास ऐसा मिक्सअप है कि हम y को अलग नहीं कर सकते। इसलिए इसको सिम्बॉलिकली हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू 0। आगे हमारे पास पैरामीटर फंक्शंस हैं। अगर दो फंक्शंस हमारे पास x भी हो और y भी हो और थर्ड वेरिएबल में इसको एक्सप्रेस करके लिखा गया हो, तो ऐसे फंक्शन को हम पैरामीट्रिक फंक्शंस कहते हैं। ये हमें नीचे एग्जांपल दे रखी हैं, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 80, ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। ये हमारे पास पहली एग्जांपल्स हमारे पास इसकी पैराबोला की है, हमें ये कर्व हमारे पास हासिल होती है अगर हम ड्रा करें, इसको स्केच करें। सेकंड एग्जांपल है, ये हमारे पास सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी हैं, अगर हम स्केच करें इनकी मदद से तो हमें सर्कल हासिल होता है। हम आगे पढ़ेंगे तो हमारे पास पैरामीट्रिक्स की डेफिनेशन दे रखी है कि सम टाइम अ कर्व इज डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग बोथ एक्स एंड वाई एज ए फंक्शंस ऑफ थर्ड वेरिएबल, टी के लिहाज से या थीटा के लिहाज से, एक तीसरे वेरिएबल के लिहाज से, इन दोनों को फंक्शन बना के हमें दे रखा हो, तो ऐसे फंक्शंस को हम पैरामीट्रिक फंक्शन का नाम देते हैं। आगे हमारे पास सेकंड लास्ट आज का टॉपिक है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन किसे कहते हैं कि ऐसा फंक्शन अगर हम s की वैल्यू को नेगेटिव एक्सपोर्ट करवाएं और तो उसमें कोई चेंजिंग ना आए,
फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दे रखी है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वेयर। अगर हम एस की वैल्यू नेगेटिव एक्स पुट करवाएं तो उसका स्क्वेयर करने से फिर वही वैल्यू आ जाती है, एक्स स्क्वेयर ही आ जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हमारे पास ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल दे रखी है, काज एक्स दे रखी है, तो काज एक्स भी हमारे पास इवन फंक्शन है। चूँकि हम एंगल काज हम पॉजिटिव पे अप्लाई करें या नेगेटिव पे अप्लाई करें तो हम दोनों का आंसर हमारे पास चूँकि सेम आता है, इसलिए काज भी हमारे पास इवन फंक्शन कहलाता है। और इस तरीके से आड फंक्शन की हम बात करेंगे। आड फंक्शन में ऐसा है कि अगर हम इसमें नेगेटिव की वैल्यू नेगेटिव एक्स पुट करवाएं तो वो हमारे पास एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एफ एफ एक्स आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लेते हैं, तो हम जहाँ एक्स है वहाँ नेगेटिव एक्स पुट करवाएं दोनों साइडों पर, तो आप देख लीजिएगा एफ एफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एस का क्यूब। आपको पता है नेगेटिव एस की 3 आ जाता है, तो हम एस की 3 की जगह पर हम फिर दोबारा एफ एक्स लिख सकते हैं। तो प्रूव हो गया कि एफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एफ एक्स। जब फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हो तो ऐसे फंक्शन को हम आड फंक्शन कहते हैं। और ये हमारे पास नीचे एग्जांपल दे रखी है। हाँ, अलबत्ता अगर लिखा हो फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स तो ये ऐसा फंक्शन है, ना तो वो इवन है ना तो वो आड है। अकेला काज एक्स लिखा हुआ वो हमारा इवन है, अकेला साइन लिखा हुआ है एफ एक्स अकेला साइन एक्स लिखा हुआ है तो हमारा आड फंक्शन है। अगर ये दोनों इकट्ठे लिखे हैं एफ एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स प्लस काज एक्स, तो आप याद रखिएगा ये एफ एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स प्लस काज एक्स, ना तो ये इवन है ना तो ये हमारे पास आड है। तो ये है हमारे पास आज का टॉपिक। इंशाअल्लाह ताला कल हम इसकी कुछ एग्जांपल और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कोई ऐसी बात अगर आपको बात करनी ना हो तो प्लीज़ आप इससे मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।